तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन, है ना। तो लिखो व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया था आप लोग को? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन मतलब है हम लोग को सेलेक्ट करना है ना। तो जैसे सपोज करो हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, बात मत करो। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमको गिवन है और इसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और ये r जो होगा ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर n ऑब्जेक्ट मेरे पास है लेकिन ये डिस्टिंक्ट है, ये याद रखना, और इसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, तो टोटल पॉसिबल जो सिलेक्शन के चांस वे होंगे, टोटल वे ऑफ सिलेक्शन वो कितने होंगे? दिस इज नथिंग बट इट इज NCR. NCR will be the total possible selection out of n distinct object and R object has been selected at a time. हमने R ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट किया n ऑब्जेक्ट में से, तो कितने तरीके से करेंगे हम लोग इसको? NCR. और NCR की वैल्यू हमको मालूम है, NCR की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R की फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, NCR की प्रॉपर्टीज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उस प्रॉपर्टीज को नहीं इसमें कवर कर रहा हूं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये NCR हैं, तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास कोई 5 डिफरेंट बुक्स हैं, 5 डिफरेंट बुक्स हैं, और इन 5 डिफरेंट बुक्स से हमको 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है। तो वो कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? 5C3 दैट गिव्स यू 10। तो टोटल कितने तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे? 10 तरीके से। लेकिन इसमें हमारा सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, ये 10 है ना। इसमें अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है कि वो 10 बुक्स हैं आपस में किस तरह से अरेंज की जाएंगी, ये इसका हमारा इसमें नहीं रोल प्ले होता है। मैंने पहले भी बताया था सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है, ऑर्डर का मैटर इसमें नहीं हमको कंसीडर करना होगा। इज दैट क्लियर, है ना। इसी में जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी होगी कि जैसे सपोज कर लो n ऑब्जेक्ट्स थे तुम्हारे पास, बोलो, और इसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और कहा जाए कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम हमेशा रहेगा टीम में या सिलेक्शन में, है ना। तो वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट, वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा? अब देखो हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, r ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करना है, और एक जो है वो हमेशा रहेगा। तो जिसको हमेशा रहना है उसको आप निकाल के अलग कर दो कि भाई इनको तो रहना ही रहना है, बोलो। तो अब हमारे पास बचे कितने आइटम? n-1। एक को हमने निकाल दिया, जिसको परमानेंट हमेशा सेलेक्ट रहना है जो पर्टिकुलर आइटम है, उसको मैंने निकाल के अलग कर दिया कि हर सिलेक्शन में ये तो इन्वॉल्व रहेगा। तो बचे अब मेरे पास कितने आइटम्स? n-1। और हमको टोटल कितने सेलेक्ट करने थे? r, लेकिन एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो अब कितने सेलेक्ट करने हैं? r-1। तो n-1 विल बी द आंसर फॉर दिस वन। तो ये वो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है इन विच वन पर्टिकुलर आइटम विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज कर लो कि मेरे पास 5 बॉयज हैं और उन बॉयज के नंबरिंग हमने करी B1, B2, B3, B4 एंड B5। ये 5 बॉयज हैं, लेट अस अज्यूम, है ना। अब इन 5 बॉयज में से हमको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। कितने बॉयज? 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि B2 जो होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट होगा, B2 ऑलवेज देयर। बोलो कि B2 उसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अब B2 हमेशा अगर प्रेजेंट रहेगा तो 3 तुमको सेलेक्ट करने, मान लो ये 3 तुमको सेलेक्ट करने, 1 2 3, इसमें B2 तो तुम्हारा आ गया ऑलरेडी। तो अब बचे कितने?
2, तो 5 माइनस 1 है ना। और कितने हमको सेलेक्ट करने हैं, अब 2 करने होंगे, 2 ही प्लेस रह गई हैं, तो 5 माइनस 1 C, 3 में से 2 करने, 3 माइनस 1 दैट इज 4C2, दिस इज टोटल 6। तो टोटल 6 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें B2 हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया कि अगर एक कोई पर्टिकुलर आइटम को हमेशा सेलेक्ट करना है तो देन द आंसर विल बी n-1 CR-1। तरीका समझ में आया कि वाई इज इट सो, है ना। इसी में सेकंड केस हो सकता है कि मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है हमेशा, इज इट, और इसमें से हमको सेलेक्ट कितने करने हैं, R को सेलेक्ट करना है। बोलो भाई, अभी हमने क्या देखा था, 1 ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब मैं 1 की जगह मैं कह रहा हूं कि मान लो P ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। कितने? P ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट। अगर हर P ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट है, ऑलवेज प्रेजेंट, तो तुम बताओ अब क्या होगा। ये P की वैल्यू R से हमेशा छोटी या उसके बराबर हो सकती है। अगर P ऑब्जेक्ट हमेशा होंगे तो P को तो निकाल के अलग कर दोगे, तो अब बचे मेरे पास कितने, n माइनस पी, और अब सेलेक्ट कितने करने हैं, R माइनस पी, तो ये हो जाएगा n माइनस पी CR माइनस पी। ये चीज समझ में आई? तो इसमें P ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। एक केस ये भी हो सकता है इसी में कि जो P ऑब्जेक्ट्स हैं आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अभी हमने कहा था कि P ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, अब मैं कह रहा हूं P ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं रहेंगे, ये एक्सक्लूडेड रहेंगे, है ना। तो अगर P ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडेड हैं तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब जिनको तुमको नहीं सेलेक्ट करना उनको निकाल के बाहर कर दो। बोलो, तो उनको निकाल के अगर हमने बाहर कर दिया तो मेरे पास अब बचे कितने, n माइनस पी, और सेलेक्ट कितने करने हैं, R, तो क्या हो जाएगा आंसर, n माइनस पी CR। तो दिस इज द टोटल पॉसिबल selection in which P item will always be excluded from the selection, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, कि मान लो हमारे पास 5 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5, इज दैट ओके, और 4 गर्ल्स हैं, G1, G2, G3 एंड G4। ये हमारा क्वेश्चन है कि 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, इज दैट क्लियर। अब हमको एक कमेटी का फॉर्मेशन करना है, कमेटी का फॉर्मेशन करना है, पहला पार्ट इसका, कमेटी का फॉर्मेशन करना है जिसमें 5 मेंबर होने चाहिए, 5 मेंबर्स, उसमें 5 मेंबर हो, उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, उसने सिंपल ये कहा कि भाई 5 लोग होने चाहिए बस। क्या होगा आंसर, भाई टोटल 9 है और 5 लोगों को तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो दिस इज 9C5। नहीं समझ में आया? तो ये 9C5 से तुम 5 लोगों को सेलेक्ट कर लोगे, क्लियर। अब इसी में उसने दूसरा कंडीशन दिया, 3 बॉयज हों प्लस 2 गर्ल्स हों। अब उसने कहा जो 5 लोग की तुम कमेटी बना रहे हो ना, इसमें 3 बॉयज हों और 2 गर्ल्स हों। तो अब 3 बॉय हों, और बॉयज मेरे पास कितने हैं, 5, तो 5 में से तुम 3 बॉय सेलेक्ट करोगे, कितने तरीके से करोगे, 5C3 एंड होगा ना कि और होगा, एंड तो मल्टीप्लाई, है ना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। अब हमने 3 तो सेलेक्ट कर रखे हैं, अब हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है, गर्ल कितनी है मेरे पास, 4, तो दिस इज 4C2, तो दिस इज 60। अब ये कैलकुलेशन आप अपना देख लीजिएगा, तो दिस इज 60, टोटल 60 कमेटियां जैसी बनेंगी जिसमें 3 बॉयज होंगे, 2 गर्ल्स होंगी। नहीं समझ में आया? फिर मान लो इसी में वो क्वेश्चन करता है एटलीस्ट 3 बॉयज हों, वो कहता है कमेटी में कम से कम 3 बॉयज होने चाहिए।
और कमेटी कितने लोगों की बननी है? 5 लोगों की। तो मैंने लास्ट टाइम पे जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब कभी भी एटलीस्ट और एटमोस्ट टर्म्स आप देखेंगे तो उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? एग्जैक्टली में। तो अगर एटलीस्ट 3 बॉय हैं तो पहला हमारा हो जाएगा कि एग्जैक्टली 3 बॉयज, क्यों भाई? और एग्जैक्टली 4 बॉयज। भाई अगर कम से कम 3 लड़के होने हैं तो 3 लड़के भी हो सकते हैं, 4 लड़के भी हम ले सकते हैं, और 5 चुकी है और 5 की कमेटी है तो हम 5 लड़कों को भी ले सकते हैं। बोलो, नहीं समझ में आया? और एग्जैक्टली 5 बॉयज। इज दैट क्लियर? अब जब एग्जैक्टली 3 बॉयज होंगे, ठीक है, अगर 3 बॉय हैं और 5 लोगों की कमेटी बननी है तो अब इसमें लड़कियां कितनी होंगी? +2 गर्ल्स हो जाएंगी। 4 में लड़की कितनी होगी? 1 गर्ल। नहीं समझ में आ रहा? और प्लस इसमें कोई लड़की नहीं होगी। इज दैट? अब इसका बना लो। तो कितने लड़के थे? 5, और इसमें से कितने हमने सेलेक्ट किए? 3। तो दिस इज 5C3 इंटू 4C2। बोलो, और है तो क्या लगेगा? प्लस 4 है तो 5C4 इंटू 4C1, फिर प्लस, और ये 5C5। बोलो भाई। तो इतने टोटल पॉसिबल सिलेक्शन होंगे जिसमें कम से कम यानी एटलीस्ट 3 बॉयज विल बी इंक्लूडेड। नहीं समझ में आया? चीज समझ में आई? इसी में मान लो फिर वो क्वेश्चन कह देता, कौन सा पार्ट था? ABCD, डी पार्ट ले लो। अब वो डी पार्ट कहता कि 3 बॉयज होंगे +2 गर्ल्स हों, लेकिन अब इसमें उसने एक कंडीशन दे दी कि बॉयज जो होगा उसमें B2 ऑलवेज प्रेजेंट हो। एंड लड़कियों में उसने कहा कि G3 प्रेजेंट हो। B2 और G3 हमेशा साथ में रहेंगे। ओके, तो अब देख लो, तुम्हें 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अब B2 रहेगा और G3 भी रहेगी। बोलो भाई। तो 3 लड़के सेलेक्ट करने और 1 लड़का ऑलरेडी तुम्हारा सेलेक्टेड है, तो अब मेरे पास लड़के कितने बचे? 4, और उसमें तुम्हें सेलेक्ट कितने करने हैं? 2। अब 2 करने हैं क्योंकि एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो दिस इज 4C2। नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाई लड़कियां मेरे पास कितनी थी? 4, जिसमें 1 लड़की ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यस और नो? तो अब बची कितनी लड़कियां? 3, और उसमें से हमें लेनी अब कितनी है? 1। तो दैट इज इंटू 3C1। तो दिस विल बी योर आंसर, इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की कमेटी हम बनाएंगे जिसमें कि B2 एंड G3 ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। नहीं समझ में आया? इसी में मान लो कंडीशन और होती कि व्हेन, अब इन लोग का जब B2 और G3 एक साथ में थे तो अब इनके में हो गई लड़ाई, है ना? तो व्हेन B2 and G3 does not comes together, G3 does not come together, तो हम कितने तरीके से कमेटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें B2 और G3 एक साथ ना आए? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एग्जैक्टली। इनने कहा कि सर B2 रहे तो G3 ना रहे। बोलो भाई। और इनने कहा सर B2 ना रहे लेकिन G3 रहे। बोलो भाई। और ना तो B2 रहे ना G3 रहे, तब भी कमेटी मेरी बन जाएगी। तो अब जरा देख लो, अब ये एक्सक्लूडेड वाला पोर्शन आ गया। कितने लोगों को सेलेक्ट करना है तुमको? 5। उसमें से 3 लड़के रहेंगे, 2 लड़कियां। इज दैट क्लियर? B2 तो रहेगा। अब B2 रहेगा तो मेरे पास लड़के कितने बचे? 4, और उसमें से कितने लड़के सेलेक्ट करने हैं? 2। तो दिस इज 4C2। नहीं समझ में आया? G3 को रहना नहीं है तो लड़कियां मेरे पास बची कितनी? 3। अरे भाई 4 थी और 1 अब रहेगी नहीं तो बची कितनी? 3। और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। क्यों भाई? 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों को सेलेक्ट करना है तो दैट इज 3C2 प्लस
अब इसका क्या होगा जल्दी से बताओ। अब B2 को रहना नहीं है तो लड़के बचे 4 और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं 3, तो दैट इज 4C3, नहीं समझ में आ रहा, इंटू G3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 2 लड़कियों में 1 लड़की तुमने सेलेक्ट कर रखी है, तो लड़की अब बची मेरे पास कितनी 3, और उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं 1। भाई 2 कहां से आ गया, 1 ही तो अब लड़की है क्योंकि 1 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना, नहीं समझ में आ रहा क्या। तो दिस इज 3C1 प्लस, अब ना B2 को रहना है ना C3 को रहना है, G3 को रहना है, तो लड़के अब हमारे पास हैं 4 और लड़कियां हैं 3। 4 लड़कों में तुम्हें कितने लड़के सेलेक्ट करने हैं 3, तो दैट इज 4C3 बोलो, और लड़कियां कितनी बची 3 और उसमें कितनी सेलेक्ट करनी है 2, तो दैट इज 3C2। तो दिस इज द टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इन विच B2 comes and B2 and G3 does not comes together। नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामों में, है ना। तो ये डिफरेंट वेराइटीज थी, इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज तुम्हारी जनरेट हो सकती थी कि कैसे इंक्लूड करेंगे तब कैसे किया जाएगा, कैसे एक्सक्लूड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, है ना। एक केस और कर लो इसी में, वो कहता है 5 लोगों की कमेटी है जिसमें एटमोस्ट, ये भी वर्ड ले लो, एटमोस्ट 3 गर्ल्स आर देयर in committee, तो इसका क्या मतलब हुआ, एटमोस्ट 3 गर्ल्स इन कमेटी, तो इसका कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक 3 लड़कियां कमेटी में रह सकती हैं। ओके बोलो भाई। तो इसका अब चूंकि एटमोस्ट वर्ड आ गया तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले एग्जैक्टली में। तो एग्जैक्टली में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे कि एग्जैक्टली 3 हो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बोलो, और क्या हो सकती है एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, मैक्सिमम तो 3 ही रहेंगी, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स और एग्जैक्टली 1 गर्ल और 0 गर्ल्स। 0 गर्ल का मतलब नो गर्ल्स, है ना, कि लड़कियां उस कमेटी में ना रखी जाएं, ये हो सकता है। अब जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तुम्हारी कमेटी में हैं और कमेटी कितने लोगों की सेलेक्ट होनी थी 5 लोगों की, है ना, तो कितनी लड़की 3 लड़कियां हैं, कितनी लड़की थी मेरे पास 4, तो 4 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करने का तरीका, लड़के मेरे पास कितने हैं 5 और 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा तो 5C2, नहीं समझ में आया, प्लस एग्जैक्टली 2 लड़कियां होंगी, 4 लड़कियां थी उसमें से 2 लड़की तुम सेलेक्ट करोगे 4C2 बोलो। अब 5 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करेंगे, एग्जैक्टली 1 लड़की हो, जब 1 लड़की अगर होगी तो 4C1 बोलो इंटू 5C4, 4 लड़के होंगे, और जब 1 भी लड़की नहीं होगी तो 5 लड़के हमको लेने होंगे तो 5C5। तो दिस इज द टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इन विच एट मोस्ट 3 गर्ल्स विल बी देयर इन अ कमेटी। नहीं समझ में आया, आ गया। अब इसी में एक और कंडीशन लगा सकता था, क्या कंडीशन लगा, मान लो वो कहता है कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स होंगी, लेकिन एटमोस्ट 3 और एटलीस्ट 1, कम से कम 1 लड़की होगी, अधिक से अधिक 3 लड़कियां होंगी, और G1 हमेशा प्रेजेंट रहेगी। क्वेश्चन मेरी बात समझ में आई क्या मैंने कहा, उसने क्वेश्चन में फिर से कहा जी पार्ट कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स एंड एटलीस्ट 1 गर्ल while G1 always present। अब उसी में अपने आप तुम केस कितने भी बनाते चले जाओ। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम 3 लड़कियां होंगी और कम से कम 1 लड़की होगी, तो इसमें केवल ये वाला केस बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, यस और नो, क्योंकि 0 गर्ल का कंडीशन अब नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 1 लड़की तो होनी ही होनी है। बोलो, नहीं समझ में आ रहा, ओके। अब उसमें कह रहा है कि 1 लड़की ऑलवेज प्रेजेंट है G1, तो अब इस वाले केस को यहां पे बताओ। अब G1 तो रहेगी और 3 लड़कियां हैं, G1 को तुमने निकाल के अलग कर दिया क्योंकि ये तो सेलेक्टेड है, तो अब बची मेरे पास कितनी 3 लड़कियां, 3 बची, G1 तो हो गई, G2 G3 G4,
तो 3 लड़कियां हैं और उन 3 लड़कियों में तुम्हें सेलेक्ट अब कितने करने रहेंगे? 2, क्योंकि एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा 3C2 इंटू, और लड़के कितने हैं 5, और कितने लड़के सेलेक्ट करने हैं? 2 ही लड़के करेंगे क्योंकि 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के होंगे। तो दिस इज 5C2 प्लस, अब ये वाला केस आ जाओ, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। अब एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगी और उसमें एक कौन होगा? G1 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? तो G1 अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अब हमारे पास 3 लड़कियां और उसमें से सेलेक्ट कितनी करनी है? 1। तो 3C1 इंटू, अब 2 लड़कियां हो गई तो अब हमको 3 लड़के चाहिए और हमारे पास 5 लड़के हैं, तो 5C, बोलो 5C3, 3 चाहिए ना, प्लस एग्जैक्टली 1 गर्ल। तो 1 गर्ल एग्जैक्टली है तो G1 को रख लिया, तो इसका तरीका तो सेम हो गया, 1 सिंगल तरीका होगा, बोलो। तो अब हमें लड़के चाहिए 4, तो दैट इज 5C4। तो ये वो सारी कंडीशंस होंगी जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। टोटल पॉसिबल सिलेक्शन लिखो। टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, सबसे पहले लिखो कि जब हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जब हमारे पास n डिस्टिंक्ट अगर ऑब्जेक्ट हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन की कितनी हो सकती हैं। अब देखो, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और तुमको सेलेक्ट करना है टोटल, ये नहीं दिया है कि कितने सेलेक्ट करने हैं, है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम एक भी ना सेलेक्ट करें, हम 1 सेलेक्ट कर लें, हम 2 सेलेक्ट कर लें, हम 3 सेलेक्ट कर लें, हम सारे सेलेक्ट कर लें। यस और नो? हो जाएगा कि नहीं? तो क्या बनेगा, जब हम कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे तो NC0, प्लस जब हम 1 सेलेक्ट करें, जब हम 2 सेलेक्ट कर लें, और इसी तरह से हम सारे के सारे सेलेक्ट कर लें, तो दिस इज 2 टू द पावर n। तो अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होंगे? 2 रेज़ टू द पावर n। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? है ना, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो हम लोग 2 टू द पावर n तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो भी एक केस इन्वॉल्व है कि जब हम कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि NC0 क्या कह रहा था कि एक भी आइटम को सेलेक्ट नहीं किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसी में मान लो वो कह देता एटलीस्ट 1 सिलेक्शन तो होना ही है। n ऑब्जेक्ट मेरे पास रखे हुए हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं, उसने ये कंडीशन नहीं दी कि कितने सेलेक्ट करने, बस उसने सिर्फ एक कंडीशन आपको दी कि कम से कम 1 सिलेक्शन जरूर करना है। तो स्टार्ट कहां से करोगे? NC1, NC2, NC3 अप टू NCN। तो एटलीस्ट 1 में क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 1 सिलेक्शन क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। कहां से स्टार्ट होगा? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, है ना। इसी तरह से मान लो वो कह देता एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? NC2 से NCN तक, तो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। 2 to the power n minus 1 minus n will represent the total number of the possible selection in which at least 2 items has to be selected। समझ में आ गया ना कि कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से वो कह रहा है एटलीस्ट वहां से आप स्टार्ट कर देंगे। इज दैट ओके? बोलो भाई, क्लियर? इसी को दूसरे तरीके से तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास 2 बॉक्स हैं, है ना, ये बॉक्स है जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं और ये बॉक्स है जिसमें हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उड़ा के फेंक दे रहे हैं। ओके, पहला ऑब्जेक्ट हमने उठाया,
उसके पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 2। या तुम सेलेक्ट करेंगे या उठा के बाहर कर देंगे। नहीं समझ में आया? इन 2 बॉक्स में से किसी एक में तुमको डालना है। इस वाले बॉक्स में अगर तुम पुट करोगे तो मतलब तुमने उसको सेलेक्ट कर लिया, इस वाले बॉक्स में अगर तुम रख दिया मतलब तुमने उसको सेलेक्ट नहीं किया है। तो पहला वाला हमने आइटम उठाया, कितने चांस है उसके पास? 2 ही तो हैं। तो पहले वाले के पास है 2। दूसरा वाला उठाया, उसके पास 1 क्यों है भैया? उसके पास भी 2 है, उसके पास भी तो 2 है। या तो इसमें रखो या इसमें रख दो। ऐसा थोड़ी ना कि पहले वाले को इसमें रख दिया तो दूसरा वाले को अब नहीं करना है, वो तो तुम कर सकते हो ना। तो दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2। तीसरे वाले के पास ऐसे ही सबके होंगे, तो ये कितने होंगे? n आइटम्स। बोलो, तो दिस कम्स टू बी 2 to the power n। तो ये टोटल पॉसिबल सिलेक्शन के तरीके हो गए 2 to the power n, है ना। लेकिन इसमें एक केस ऐसा ये भी आ गया कि जब तुमने सारे इसमें रख दिए होंगे, जब तुमने सारे इसमें उठा के रख दिए होंगे, है ना, पहले को उठाया रख दिया, दूसरे को उठाया तीसरे को उठाया, तो ऐसा एक ही केस बनेगा जिसमें हमने सारे के सारे इसमें रख रखे हैं। तो वो तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? एटलीस्ट एक को तुमने जरूर सेलेक्ट कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 to the power n - 1। तो 2 to the power n - 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट हैज बीन सेलेक्टेड। इज दैट ओके? और अदरवाइज 2 to the power n इज टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। इसमें वो भी केस इंक्लूड हो गया जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया, है ना। और या इससे समझना है तो इससे समझ में आ गया, बाइनोमियल के कोफिशिएंट के एक्सपेंशन से। क्लियर है मेरी बात? बोलो। तो जैसे मान लो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कर लो कि एक टोकरी है और इस टोकरी में 6 तरीके के फल रखे हैं। मान लो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, और क्या है? चलो मैंगो है, और नहीं सिंगल वाला करो, ग्रेप्स का तो गुच्छा हो जाएगा ना, तो फिर सिमिलर आइटम भी उसमें हमको हो जाएगा। एक कोई सिंगल वाला और बोल दो। है पपाया की अंग्रेजी बहुत कठिन हो जाएगी। गुआवा है, चलो एक गुआवा है, ये 5 है तुम्हारे पास, है ना। अब इसमें उसने कहा टोटल कितने तरीके से हम फल को सेलेक्ट कर सकते हैं? टोटल कितने तरीके से फल को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 2 to the power 5। ऐसा भी इसमें हो सकता है कि हम कोई भी नहीं उठाएं, भाई हम गए दुकान पे गए, देखा और चले आए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल तो मेरा है 2 to the power 5। अब ये कंडीशन अगर उसने लगा दी कि एक फल तो तुमको खरीद के ही जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 - 1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें तुमको कम से कम एक फल जरूर खरीद के जाना है ना। तो इसी तरीके से आप कर लेंगे। मान लो उसने कह दिया कि कम से कम तुमको 3 फल करने हैं, तब क्या करोगे? एटलीस्ट 3 फल मस्ट हैव टू बी परचेज्ड। तो क्या करेंगे अब हम इसमें? नहीं तो 5C3 5C4 5C5 2 to the power n, और ये सब में कंफ्यूज मत हो। दैट इज 5C3, कम से कम 3 तो करने ही है, तो 3 से स्टार्ट करोगे, 5C3 5C4 + 5C5। भाई हम 3 ही केवल सेलेक्ट करके चले आए तो तरीके हो जाएंगे। तो कितने होंगे इसके? 10। हम 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कम से कम 3 करने। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 4 तुमने सेलेक्ट करे तो 5, और तुम सबको उठा लिए, तो 16 तरीके ऐसे हैं जिसमें तुम कम से कम 3 फल को जरूर खरीदोगे। इज दैट ओके? देखो ये इसलिए क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन तुमको सेट्स के क्वेश्चंस में मिलेंगे। कि मान लो उसने कहा एक सेट है, उसमें n नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं, उसके कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें कम से कम 3 आइटम्स मिनिमम हो, 3 एलिमेंट्स का। तो क्या करोगे फिर? NC3 NC4 NC5 से लेके आप स्टार्ट करेंगे ना। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, आप PYQs को सॉल्व करना, तो उसमें तुमको सेट्स के क्वेश्चन मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये तो हो गया तुम्हारा कि जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितने होंगे। क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग करते हैं, मान लो सिमिलर आइटम है। अभी तो हमने क्या किया था? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मान लो कि हमारा सिलेक्शन है फॉर सिमिलर आइटम, तो लिखो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन फॉर
सिमिलर आइटम। सिमिलर आइटम का मतलब हो गया कि एक ही तरह के हैं, है ना। अब इसमें से हमको टोटल पॉसिबल सेलेक्ट करने हैं। बोलो भाई, जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5, ये 5 डॉट्स हैं, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल। ओके, ये 5 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स, और ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर है। ओके, अब वो कह रहा है कि टोटल पॉसिबल कितने सिलेक्शन हो सकते हैं। तो देखो, अब तुम्हारे पास 5 डॉट हैं, तो तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम भाई 5 डॉट्स ले लें, हम 4 डॉट्स लें, हम 3 लें, हम 2 लें, हम 1 लें, हम 1 भी ना लें। बोलो, यही तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, जब 5 डॉट्स ले रहे हैं, जब हम 5 डॉट उठा रहे हैं, तो कितने तरीके से उठेंगे। एक तरीका होगा, हमने उठाया और लेके चल दिए। बोलो भाई, तो दिस इज 1। और जब हम 4 डॉट उठा रहे हैं, तो कितने तरीका होगा, तब भी एक ही तरीका है। अब ये ना 5C4 मत उसमें लगा देना, है ना, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। कोई से भी 4 तुम उठा लोगे तो वो एक ही तरीके से होंगे। इज दैट क्लियर? तो 4 है, 3 के लिए कितने तरीके होंगे, फिर 1, 2 के लिए फिर 1 के लिए फिर 1 भी ना लें फिर 1, तो टोटल कितने आ गए, 6 हो गए। बोलो भाई, है ना। हमारे पास 5 डॉट थे और उनको सेलेक्ट करने के तरीके मेरे कितने निकल के आए, 6। तो दिस इज 5 + 1। तो अगर मान लो कि मेरे पास P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते, P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, और इसका सिलेक्शन के तरीके मैं तुमसे पूछता तो कितने तरीके सेलेक्ट होंगे, P + 1। P के लिए कितने हो जाएंगे, P + 1। लेकिन ये याद रखना है कि ये P + 1 में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक भी सेलेक्ट नहीं किए गए, है ना। और एटलीस्ट 1 को अगर कह देता सेलेक्ट करने के, तब कितने तरीके होते, P, क्योंकि वो P + 1 में से -1 वाला केस हम हटा देते कि जिसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं किया गया था, है ना। तो अगर P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और उसमें उसने कहा एटलीस्ट 1, तो टोटल कितने होंगे, P एटलीस्ट 2। अगर मान लो वो कह देता कि एटलीस्ट 2, तो P - 1। तो तुम इसको कैसे करते, टोटल सिलेक्शन में से वो सारे केस घटा दो कि जिसमें कम से कम 2 P रहे हो। तो 1 को लेने का, 2 को लेने का, तो टोटल P + 1 - 2 दैट गिव्स यू P - 1। कर लोगे इस तरीके से। तो दिस इज द टोटल, इफ यू हैव P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इज P + 1। क्लियर है? ओके। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास 4 बुक्स हैं जो डिफरेंट हैं। 4 बुक तो हैं डिफरेंट, है ना। और 5 जो 4 डिफरेंट बुक हैं, वो उसमें मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की है, और 5 हिंदी की सिमिलर बुक हैं, हिंदी की आइडेंटिकल बुक हैं, और 3 इंग्लिश की आइडेंटिकल बुक हैं। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? ये 4 बुक हैं डिफरेंट, कोई डिफरेंट बुक्स हैं, 5 हिंदी की आइडेंटिकल बुक हैं और 3 इंग्लिश की आइडेंटिकल बुक हैं। अब वो तुमसे कहता है कि टोटल कितने पॉसिबल सिलेक्शन हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितने होंगे, हिंदी के कितने होंगे, 5 + 1, इंग्लिश के एंड डिफरेंट है, तो दिस इज योर टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। इसमें वो भी कंडीशन है कि जब हमने एक भी बुक को सेलेक्ट नहीं किया, तो दिस इज टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। उसने तुमसे कोई कंडीशन लगा के नहीं बात करी थी। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई?
अब मान लो वो इसी में तुमसे कहता एटलीस्ट एक बुक तो सेलेक्ट करी गई है, एटलीस्ट वन बुक हैज बीन सेलेक्टेड, तो क्या होगा? अब यही है -1, एक ऐसा केस जिसमें कोई भी एक बुक उठा ली हमने, दैट हैज बीन सेलेक्टेड, तो एटलीस्ट वन बुक हैज बीन सेलेक्टेड, दिस -1। नहीं समझ में आया? बोलो, अरे क्लियर है? अब वो कह देता कि मान लो ऐसा सिलेक्शन निकालो कि जिसमें एटलीस्ट वन डिफरेंट बुक वाली सेलेक्टेड है, समझ गए? डिफरेंट बुक वाले में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट हुई है बस, तो पॉसिबल सिलेक्शन कितने होंगे? तब कितना हो जाएगा? 5 + 1 3 + 1 इंटू 2 to the power 4 -1। इज दैट ओके? तो जैसा केस तुमको बनाता जाएगा अकॉर्डिंगली यू चेंज्ड इट। बोलो भाई, तो ये समझ में आया कि हमको टोटल पॉसिबल सिलेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? कोई डाउट हो तो अभी बताओ, इसमें क्लियर हो गया? हाँ, तो दिस इज द टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, और हम लोग n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इज दैट ओके? ओके देन।